हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम मैंने पार्ट 1 में अपने नोट्स को शेयर किया था। ये पार्ट 2 है जिसमें हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फॉर एमजेसी पॉलिटिकल साइंस एंड उसे आप एमआईसी एंड एमडीसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स एंड डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ राइट्स। देन डिफाइन जस्टिस, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डिस्कस इट्स टाइप्स, मेरिट्स एज वेल एज demerits of democracy. Okay, and a short note on two topics which are most important: socialism, जिसमें आपको उनके types and criticisms बताने हैं, and the you can say most important, that is liberalism, जिसमें आपको इसके prominent thinkers, इसका central idea, characteristics and meaning of liberty in liberalism, ism meaning, ism का क्या मतलब होता है एज ए आइडियोलॉजी। तो ये सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ राइट्स। ठीक है, तो राइट्स क्या होता है? राइट्स होते हैं वो क्लेम्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई भी अगर पर्सन है उसके ग्रोथ के लिए उसके राइट्स, जो भी राइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, ताकि कोई इंडिविजुअल सही तरीके से ग्रोथ कर सके। ठीक है, राइट इज एसेंशियली एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। ये एक जस्टिफाइड क्लेम होता है कि आप किसी चीज के लिए क्लेम कर सकते हो, कि जैसे आप हो एंड ये आपका एसेट है, तो आपके पास राइट है कि आप उसे कह सको कि वो आपका एसेट है। ठीक है, सो राइट्स 3 तरीके के होते हैं, इसे मैं और डिटेल्स में बताऊंगी। सबसे पहले होता है नेचुरल राइट, सबसे पहले होता है नेचुरल राइट, देन होता है मॉरल राइट, देन वी हैव लीगल राइट्स। ठीक है, अब ये जो लीगल राइट्स होते हैं इसे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लीगल राइट्स को फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया गया है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स, जिसको हम सिविल राइट्स भी कहते हैं। तो अभी हम इन सभी को इन डिटेल में देखेंगे कि नेचुरल, मॉरल, लीगल, ये सारे राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले फिर से यहाँ पे राइट्स है। राइट का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, कि हमारे पास अधिकार है कि हम क्लेम कर सकते हैं कि कोई चीज हमारी है। ठीक है, राइट्स आर दी फेवरेबल कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज अ पर्सन रिसीव्स अंडर द स्टेट। राइट क्या होता है? एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, या राइट आप कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी पर्सन के लिए किसी स्टेट के अंदर, सो दैट वो उसके सेल्फ डेवलपमेंट में उसका हेल्प करे। ठीक है, किस में हेल्प करे? हेल्प हिम इन दी सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के डेवलपमेंट में। ठीक है, अब बहुत सारे थिंकर्स के बारे हम देखेंगे कि थिंकर्स का क्या कहना है अधिकार को लेकर, राइट्स को लेकर क्या कहना है। सबसे पहले है लॉस्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट्स आर द कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच वन कैन नॉट नॉर्मली होप फॉर कंप्लीट सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपको कंप्लीट सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए अपने में, तो आपको राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है आपके लाइफ के लिए। ठीक है, देन है बोसानके। बोसानके का कहना है राइट्स आर क्लेम्स दैट सोसाइटी एक्सेप्ट्स एंड स्टेट इन्फोर्सेस। राइट्स क्या है? वो क्लेम है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करता है और इन्फोर्स कौन करता है? किसके द्वारा लागू किया जाता है? स्टेट के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, स्टेट मतलब द रूलिंग बॉडी और द अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी। ओके, टी.एच. ग्रीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट थिंकर है। लाइक मोस्टली मैं बोलूँ तो लॉस्की है, टी.एच. ग्रीन एंड बार्कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स है जो आपको पता होना चाहिए कि किस आइडियोलॉजी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, टी.एच. ग्रीन का कहना है राइट इज द पावर दैट इज डिमांडेड। राइट क्या है? वो एक पावर है जिसको हमको डिमांड करना होगा एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। ये क्या है? राइट एक पावर है जिसको, जो डिमांडेड पावर है और ये पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, बार्कर का क्या कहना है? राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ जस्टिस। जस्टिस का ये रिजल्ट है। अगर आपको न्याय मिला है, दिस मीन्स आपको अधिकार मिला है। ओके, अपॉन विच द स्टेट एंड इट्स लॉज आर बेस्ड। ठीक है, राइट्स पर ही क्या बेस्ड होते हैं? स्टेट भी बेस्ड होता है एंड स्टेट के जो बनाए गए लॉज हैं वो भी उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने 3 देखा था, नेचुरल राइट, मॉरल राइट एंड लीगल राइट। तो नेचुरल राइट का क्या मतलब होता है? लेट्स सी। नेचुरल राइट्स आर दोज दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लॉज। नेचुरल राइट्स वो है ना, वो किसी लॉज पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन लॉज और कस्टम ऑफ एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा आपको नहीं मिलता नेचुरल राइट। ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ये सो आर यूनिवर्सल एंड फंडामेंटल, यूनिवर्सल फंडामेंटल। दीज राइट्स आर कन्फर्ड ऑन ऑल पीपल बाय नेचर। ये बाय नेचर के थ्रू ही या आप कह सकते हो गॉड के थ्रू ही सभी को ये राइट मिला हुआ है। नेचुरल राइट्स सभी पीपल को
मिला हुआ है, ठीक है। विच नो गवर्नमेंट, ये कोई भी स्टेट अथॉरिटी या गवर्नमेंट ना इसको डिनाई कर सकती है, ना इसको डिनाई कर सकती है, ना इसको लिमिट कर सकती है, ठीक है। ना इसको डिनाई ना लिमिट, ये गॉड की तरफ से मिले हुए राइट्स है, किसको? ह्यूमन इंडिविजुअल्स को। देन होती है मॉरल राइट। मॉरल राइट्स आर नॉन इकोनॉमिक राइट्स। मॉरल राइट्स क्या होते हैं? ये हमारे नॉन इकोनॉमिक राइट्स होते हैं दैट प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी एंड पैटर्निटी ऑफ वर्क, ठीक है। अगर ये इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटीग्रिटी को एज वेल एज पैटर्निटी को। These are personal rights that connects the creator of work to their work. ये जो काम करने वाला है और उसके काम से मॉरल राइट उसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट था लीगल राइट। लीगल राइट क्या होता है? इट इज अ क्लेम, ये क्लेम है दैट इज प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय अ लॉ, मतलब कि लॉ इन्फोर्सिएबल है। अगर कोई चीज या कोई एरिया आप ओन कर रहे हो, तो आप अगर उसको दूसरे पर्सन बोल रहे हैं कि वो मेरा है, तो आप डायरेक्टली वहां कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास लीगल राइट है, और ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ दैट अलाउज अ पर्सन टू डू और हैव समथिंग, किसी भी चीज को करने का और किसी भी चीज को रखने या होने का अधिकार, वो क्या होना चाहिए? फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, ठीक है। इट इज एक्सेप्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। लीगल राइट को क्या ये प्रोटेक्ट करता है? by law. Any debasement of any legal right is punishable by law. अगर कोई आपकी लीगल राइट को वायलेट कर रहा है, तो ये क्या होता है? ये पनिशेबल एक्ट हो जाता है फॉर द स्टेट, ठीक है। इक्वली अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। अब ये लीगल राइट्स है, ये भी इक्वली अवेलेबल है सभी को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ना किसी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन, ना क्रीड, ना सेक्स, ओके। देन आते हैं आपके लीगल राइट्स के अंदर 3 राइट्स होते हैं, हमने देखा था। सबसे पहला आ जाएगा आपका पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स, दे आर रियली अवेलेबल टू द पीपल इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अब कोई भी कंट्री है, यहाँ स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पूरा कंट्री है, इसमें जो भी पर्सन्स रह रहे हैं, ठीक है, जो भी आदमी इसमें रह रहा है, उसमें सभी को मिला हुआ रहेगा पॉलिटिकल राइट, उसको सभी को मिला रहेगा पॉलिटिकल राइट, अगर वो स्टेट क्या है? डेमोक्रेटिक है, वो कंट्री डेमोक्रेटिक है तभी, ठीक है। वो अपने सारे सिटीजन्स को पॉलिटिकल राइट्स दे के रखता है, ताकि आप वोट कर सको, आप इलेक्ट कर सको किसी को, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट राइट्स। इट गिव सिटीजन्स राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। लॉ के पहले, मतलब लॉ के पहले नहीं, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल है। एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, एंड ये राइट भी दिया गया कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट इज दीज राइट्स इंक्लूड। अब इसमें पॉलिटिकल राइट्स क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल राइट्स होते हैं राइट टू वोट, आपको वोट करने का अधिकार होता है, आप रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सकते हो, एंड आप इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर सकते हो। ये सब होती है कुछ पॉलिटिकल राइट्स। अब नेक्स्ट था सोशल एज वेल एज सिविल राइट्स। ये होते हैं राइट्स ऑफ पीपल टू मीट देयर नीड्स, ताकि आप एक्सेस कर सको अपने पढ़ाई को, अपने बच्चों की पढ़ाई को, हेल्थ केयर हो सकता है, घर के लिए आपको कुछ राइट्स है, फूड के लिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए। सोशल राइट्स आर ऑफन कॉल्ड सेकेंड जनरेशन राइट्स। सोशल, जो ये सोशल और सिविल राइट्स हैं, इनको हम एक नाम और से जानते हैं, दैट इज सेकेंड जनरेशन राइट्स। नेक्स्ट, तीसरा क्या था? सिविल राइट्स। सिविल राइट्स क्या होते हैं? राइट्स ऑफ पीपल टू बी प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, ठीक है, किसी भी लॉ के अंडर वो प्रोटेक्टेड है, एंड हैव इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, सभी को सोशल अपॉर्चुनिटीज इक्वली मिलेंगे, एंड रिगार्डलेस ऑफ, ये भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का, बिना रिगार्ड कोई रेस देख के या कोई रिलीजन देख के, ठीक है। जैसे कि राइट टू वोट सभी को मिला है, राइट टू अ फ्री ट्रायल ये भी सभी को मिला है, राइट टू गवर्नमेंट सर्विसेज ये भी सभी को मिला है। नेक्स्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होगा, पहले 7 होते थे, है ना, लेकिन अब क्या हो गए? अब 6 हो गए, ठीक। तो कौन कौन से राइट्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स? कौन कौन से? राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, ठीक है, तो उसके बाद से अब 6 राइट्स है। कौन कौन से है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 में, मैंने उसका और डिटेल निकाला है कि एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट आपको बताना है, ठीक है। तो स्टेट क्या है? स्टेट है एक पॉलिटिकल एंटाइटी दैट रेगुलेट्स अ पॉपुलेशन, एंड उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो उसको रेगुलेट करता है विद इन अ टेरिटरी, एक टेरिटरी, एक लैंड एरिया के अंदर, जिसका मतलब स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी का, ठीक है। स्टेट जो वर्ड है ये किस वर्ड से आता है? लैटिन वर्ड से आता है, दैट इज स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कंडीशन ऑफ अ कंट्री, की किसी भी देश की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है,
ठीक है। द 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट आर, कल जैसे हमने देखा था कि स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 चीज अगर है तभी वो मिलके स्टेट कहलाती है। तो वो क्या है? सबसे पहले तो पॉपुलेशन, जो लोग जनता वहां रह रहे हैं, देन लैंड टेरिटरी, भूमि, देन है गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग अथॉरिटी है वहां पर, एंड सॉवरेनिटी, संप्रभुता, कि खुद पे रूल करने का आपके पास वो है, राइट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन, द स्टेट हैज अ सब्सटैंशियल पॉपुलेशन ऑफ सिटीजन्स। अब कोई स्टेट है वो अब कोई जगह है वो स्टेट तभी कहलाएगा जहाँ पे लोग रह रहे हैं। टेरिटरी, स्टेट तभी कहलाएगा जब आपके पास एक डिफाइंड एरिया है कि हाँ भाई इतना है ये स्टेट, इतना है ये स्टेट, ठीक है, डिफाइंड एरिया है। देन गवर्नमेंट, द स्टेट हैज अ गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग अथॉरिटी होती है वहां पर, जो स्टेट को रूल करेगी, उसके सिटीजन्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी जो फॉलो करना उनके लिए नेसेसरी होगा। देन फोर्थ होता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मीन्स कि खुद पे आपको राइट है कि आप अपने जो भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स है आप उसे हैंडल करोगे। कोई बाहर की कंट्री या बाहर के लोग आके आपको वो नहीं बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। दैट इज संप्रभुता, आपकी राइट्स आपके पास है, आपको क्या डिसीजंस लेने हैं अपने लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, वो आपके हैंड्स में है, जो भी स्टेट वहाँ पे रूलिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी मेक्स अप द स्टेट्स फिजिकल और मटेरियल बेसिस, एंड जो भी गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी है ये मेक अप द पॉलिटिकल एज वेल एज द स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ द स्टेट, ठीक है। और स्टेट के सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स मैंने लास्ट टाइम बताया था, स्टेट के और भी होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। स्टेट के और एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सिस्टम एंड जुडिशियरी, ठीक है। तो ये 9 चीज मिलके एक स्टेट बनाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमने वो 4 उधर डिस्कस कर लिया। फिफ्थ इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर अ स्टेट। कोई भी स्टेट है वो रूल कैसे करेगा, उसके पास एक रिटन रूल्स होना चाहिए, रिटन गाइडलाइंस होना चाहिए, जिसके बेसिस पे वो अपने सिटीजन्स को गवर्न करेंगे, रूल करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन वही है, इट इज नेसेसरी फॉर स्टेट, ये बहुत ही नेसेसरी है स्टेट के लिए। ये डिफाइन करता है स्टेट कैसे चलेगा, उसके बेसिक रूल्स को, ठीक। 6 नंबर पे आता है लॉ। लॉ मतलब कानून। लॉ इज नेसेसरी फॉर स्टेट। अगर स्टेट में आप रूल कर रहे हो एंड आपके पास कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो क्या फायदा आपको गवर्न करने का, ठीक है। ये इट डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। अब लॉ है तो लॉ में आपको जो भी वहाँ लोग रह रहे हैं, जो भी पॉपुलेशन है, उनके राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। 7th नंबर पे आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन रन्स द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब स्टेट के अंदर क्या भी एक्सटर्नल अफेयर्स आ रहे, फॉरेन अफेयर्स, वो सारे चीज को देख रेख करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। एंड 8th इज जुडिशियरी। इट इज एसेंशियल फॉर स्टेट, ठीक है। जुडिशियरी इज वेरी मच एसेंशियल फॉर अ स्टेट। इट इंटरप्रेट्स द लॉ ऑफ द स्टेट। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे पनिश करने के लिए भी तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ना, ठीक है। एंड 9th पे क्या आता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इट गवर्न्स इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द स्टेट, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल चीजों को देखने के लिए भी एक इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए स्टेट का, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन, वहाँ लोग रह रहे हैं एंड बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियली भी तो आपको उनको चेक एंड बैलेंस बना के रखना होगा, राइट। नेक्स्ट था क्वेश्चन, आपको जस्टिस के बारे में बताना है। जस्टिस मीन्स न्याय। जस्टिस एक लैटिन वर्ड जस्ट से मिलकर बना है, जस्ट से बना है, जिसका मतलब होता है बेंड और टाई, ठीक है। अब सैलमन के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, ये एक डेफिनेशन है। यहाँ आप सैलमन के अकॉर्डिंग देखोगे एंड प्लेटो के अकॉर्डिंग देखोगे क्या होती है डेफिनेशन जस्टिस की। जस्टिस मीन्स प्रोवाइड एवरीवन हिज शेयर, मतलब जिसका जो हिस्सा है उसे उसे प्रोवाइड करना, दिस इज नोन एज जस्टिस, न्याय। एंड प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, ये एक क्वालिटी है। द मीनिंग ऑफ जस्टिस इज टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी ऑनेस्टली एंड नॉट टू इंटरफेयर इन अदर्स एक्शन। जस्टिस मतलब ये हुआ कि आप अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली देख रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो एंड दूसरों के एक्शंस में, अदर्स के एक्शन में आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, ठीक है। सो जस्टिस इज कंसर्न्ड विथ ह्यूमन वेलफेयर। तो ये जस्टिस किससे कंसर्न्ड है, ह्यूमन वेलफेयर, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले अगर न्याय है, अब वो हम न्याय क्यों कर रहे हैं, ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए। जो एथिकल कॉन्सेप्ट है उसके चेंजेबिलिटी, ड्यूटी का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फुलफिलमेंट ऑफ रीजनेबल इंटरेस्ट, अगर हम किसी के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं, कोई पर्सन के लिए क्या सही है क्या नहीं। टू प्रोवाइड एवरीबडी हिज रीजनेबल शेयर, ठीक है। जस्टिस, न्याय मिल रहा है किसी को, अगर वो किसी का रीजनेबल शेयर है एंड आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जस्टिस का। जस्टिस इज रिलेटेड टू वैल्यूज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। जस्टिस, न्याय किससे रिलेटेड है, जो भी वैल्यूज आप इनकलकेट कर रहे हो अपनी सोसाइटी में,
नेक्स्ट, जस्टिस मीन्स द मॉरल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स एज वेल एज द जजमेंट। जस्टिस क्या होता है कि आप किसी को मॉरल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किसी के रिवॉर्ड्स या किसी के जजमेंट्स को, ठीक है ना, आप किसी के फेवर में हो ना आप किसी के अगेंस्ट में हो, जो सही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो हो रहा है, ठीक है। जस्टिस मीन्स गिविंग टू ईच पर्सन व्हाट ही डिजर्व्स। कोई बंदा कोई चीज डिजर्व कर रहा है एंड आप उसे दे रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज जस्टिस, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्टिस इज गिवन इन द बुक रिपब्लिक ऑफ प्लेट्स, ठीक है, ये एक बुक है, इसमें जस्टिस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि इन दिस बुक प्लेट्स ट्राई टू इस्टेब्लिश द ट्रू नेचर ऑफ जस्टिस। इस बुक में ये जो भी ऑथर है इन्होंने जस्टिस के ट्रू नेचर को डिस्क्राइब किया है, एंड देन ट्राई टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट इन विच देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इज क्लियरली रिवील्ड, ठीक है। अब जस्टिस के भी वर्च्यू ऑफ जस्टिस के 4 रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, सोबेरिटी, विजडम, करेज एंड जस्टिस। एंड सेकेंड, एरिस्टोटल बिलीव्स, एरिस्टोर का कहना है कि जस्टिस 3 चीज को इंक्लूड करता है। ये अगर 3 चीज है मतलब वहां पे न्याय है, वहां पे जस्टिस है। क्या है, समानता, इक्वालिटी, प्रोपोर्शनलिटी एंड मेंटेनिंग द बैलेंस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में अगर बैलेंस है, सबको इक्वल प्रोपोर्शंस मिले हुए हैं एंड इक्वालिटी है, दिस शोज दैट वहां जस्टिस हो रहा है किसी के साथ, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस भी 2 तरीके की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। प्रोसीड्यूर और इनफॉर्मल जस्टिस एंड सेकेंड इज एलिमेंटल जस्टिस। प्रोसीड्यूरल जस्टिस मतलब ये लिबरल कॉन्सेप्ट होता है, एज वेल एज एलिमेंटल आपका सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट होता है। रेफर्स टू द प्रोसेस और मोडालिटी दैट लीड्स टू एन आउटकम। प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रोसीड्यूरल जस्टिस में क्या होता है, ये रेफर्स टू द प्रोसेस और मोडालिटी दैट लीड्स टू एन आउटकम। मतलब कोई प्रोसेस में है, कोई जस्टिस का कोई कॉन्सेप्ट ले लो एंड उसके आउटकम निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके प्रोसेस पे भी जा रहे हो, उसके मोडालिटी उसके प्रोसेस पे जा रहे हो एंड आप उसके आउटकम दोनों पे फोकस कर रहे हो। एंड एलिमेंटल जस्टिस में क्या होता है कि इसका सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है, ये बस जो आउटकम निकला उस पे फोकस कर रहा है, वो आउटकम कैसे आया वो सारे प्रोसेस पे वो फोकस नहीं करता है, ठीक है। तो प्रोसीड्यूरल जस्टिस के जो भी थिंकर आप कह सकते हो वो कौन है, रॉबर्ट नॉजिक एंड हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। एंड जस्टिस इज इंटरप्रेटेड बाय लुकिंग एट द रिजल्ट्स। एलिमेंटल जस्टिस में क्या होता है कि वो बोला ना जैसे मैंने कि प्रोसेस कैसे आउटकम तक पहुंचे वो मैटर नहीं करता, आउटकम मैटर करता है आपको यहाँ पर, ठीक है। बस रिजल्ट्स मैटर करते हैं, उस वही देख के आप बता दोगे न्याय हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 2 टाइप के जस्टिस होती है, लीगल जस्टिस एज वेल एज सोशल जस्टिस। लीगल जस्टिस डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट पनिशमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग और ब्रेकिंग द लॉ। लीगल जस्टिस वो हुआ कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो आप उसे पनिश करोगे उसके रॉन्ग डूइंग, या फिर अगर वो लॉ ब्रेक कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज नोन एज लीगल जस्टिस, ठीक है। अब जॉन रॉल्स अपने बुक, जॉन रॉल्स का बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में उन्होंने लिखा था। उसमें इन्होंने ये 3 चीज डिस्कस किया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का सिद्धांत, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, समान अवसर सभी को प्रोवाइड करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एंड रीएलोकेशन ऑफ इनकम मतलब आय का पुनर्वितरण। नेक्स्ट था डेमोक्रेसी का टॉपिक, अब डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके टाइप्स, मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स डिस्कस करना। सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो डेमोक्रेसी से, लोगों की सरकार है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अब डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलके बना है, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, जो जनता, जो लोग हैं, एंड क्रेटोस मींस रूल और द गवर्नमेंट अथॉरिटी मतलब शासन, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी वर्ड किसने यूज किया, डेमोक्रेसी वर्ड को हेरोडोटस ने यूज किया था 2500 ईयर्स पहले। अब डेमोक्रेसी के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस है बाय द प्रोमिनेंट थिंकर्स आप कह सकते हो, तो वो देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट फेमस डेफिनेशन आपको पता भी होगा, अब्राहम लिंकन का था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर राइटिंग में इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, प्लेटो का कहना है डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ इग्नोरेंस। प्रोफेसर सीले का कहना है डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है कैसे समझेंगे हम वो, ठीक है। वहां पे जनता का रूल रहता है, पीपल्स रूल,
ऑपोजिट टू डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप की जस्ट ऑपोजिट है। पीपल आर सुप्रीम, यहाँ पे पीपल जो भी जनता जो पॉपुलेशन है वो सुप्रीम होती है यहाँ पर। यहाँ पे सभी को राइट टू वोट होता है, यहाँ पे समानता है, इक्वालिटी है, यहाँ पे सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं एंड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी, देखो कोई भी चीज़ है तो उसे आप दो नज़रिए से हम देखते हैं, या तो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तो डेमोक्रेसी के जो मेरिट्स है ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, सभी सिटीजन्स की ये सुनते हैं। ठीक है, प्रोमोट्स इक्वालिटी। अब कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है, वहाँ अगर डेमोक्रेटिक है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको इक्वालिटी भी मिलेगा। ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, फंडामेंटल राइट्स टू एवरीवन। जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं उस कंट्री में, वहाँ पे सभी को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए रहेंगे। पीपल आर सुप्रीम, पीपल यहाँ सुप्रीम होते हैं एंड लिटिल स्कोप ऑफ वायलेंस, यहाँ पे वायलेंस का बहुत ही कम चांसेस होता है, आप कह सकते हो। पॉलिटिकल एजुकेशन आपको मिलता है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, आपको आप स्वतंत्र हो पूरे तरीके से। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो भी मानव के जो अधिकार है उसका प्रोटेक्शन किया जाता है लॉ के थ्रू, जुडिशरी के थ्रू। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है यहाँ पे। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, अगर हो रहा है इलेक्शन एंड जो भी विनिंग पार्टी है तो उसको जो भी पावर का ट्रांसफर हो रहा है वो पीसफुल तरीके से हो रहा है, कोई वायलेंस नहीं हो रहा है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा होगा वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स का। एंड सिटीजन्स इंटरेस्ट, सिटीजन्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। एंड डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करता है? सिटीजन्स की डिग्निटी को इन्हांस करता है। दिस शोज दैट पीपल आर सुप्रीम, दिस शोज दैट पीपल आर द सुप्रीम बॉडी। नेक्स्ट, अब डीमेरिट्स भी होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंट, आप कह सकते हो डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंट है, मतलब जो लोग कभी मेजोरिटी में रहते हैं उनकी सुनी जाती है। इलिटरेट पीपल, मोर एक्सपेंसिव। अब कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसके देखरेख के लिए आपको खर्चा भी बहुत लगता है। अब डेमोक्रेसी में कभी कभी गवर्नमेंट अनस्टेबल भी हो जाता है। ठीक है, एंड डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्लो होता है। आप अपनी इंडिया का भी एग्जाम्पल, इंडिया का ही एग्जाम्पल आप लेके समझो ये पॉइंट। देन भ्रष्टाचार भी बहुत होता है, करप्शन। रोल ऑफ मनी इन इलेक्शन, अब इलेक्शन में बहुत लोग पैसे वगैरह दे के जीतते हैं या फिर अपना ये क्या बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह कराते हैं, तो वो पैसे पे डिपेंडेंट रहता है, तो ये डेमोक्रेसी का एक डीमेरिट है। अब पॉलिटिकल कंपटीशन भी है, अगर डेमोक्रेसी ये सब लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव उठ रहे हैं इलेक्शन में तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है एंड पावर प्ले बहुत है, मतलब अपने पावर का प्ले। ठीक है, मतलब पैसा है या फिर उनके नाम का दबदबा है तो वो उसका यूज करके इलेक्शन जीत सकते हैं। डिवाइड एंड रूल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड लैंग्वेज। अब से फॉर एग्जांपल अगर यादव कम्युनिटी है तो वो उसी को वोट कर रहे हैं, तो ये कास्ट एंड रिलीजन वगैरह देख के करते हैं, तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो जाता है। डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी में ये पॉइंट आता है कि आप लैंग्वेज या फिर कोई बंगाली बोल रहा है तो वो बंगाली को ही वोट करेगा। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पे 3 ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम रहता है मेक लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम रहता है लॉज को एनफोर्स करना एंड जुडिशियरी का वर्क होता है लॉज को इंटरप्रीट करना, मतलब जो भी अगर रॉन्ग डूअर्स हैं उनको पनिश करना आप कह सकते हो। एंड डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड प्योर डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेवलेंट इन ग्रीक सिटी स्टेट एथेंस, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो ग्रीस में होता है। ठीक है, पॉसिबल ओनली इन स्टेट्स हैविंग लेस पॉपुलेशन, जहाँ पे अगर जनसंख्या कम है वहीं पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होता है, जैसे कि आप स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, देन इनडायरेक्ट में आप देख सकते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर रिलेटेड, ये लॉज मिलके बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, सॉरी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ये दोनों को आंसरेबल होते हैं। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस का गवर्नमेंट रहता है यहाँ पर, बेस्ड ऑन दी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या होता है कि जो भी विनिंग बॉडी रहती है वो अपने अंडर एक कैबिनेट बनाती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कैबिनेट, एंड उसमें डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, ये साथ कोलैबोरेटली वर्क करते हैं एंड ये क्या कहलाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देख एंड नेक्स्ट होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो यूएसए में होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एज टू हिज टेन्योर, एंड इसमें जो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का वही यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव होता है।
ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनाइटली वर्क होता है, ठीक है, उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, केंद्र सरकार में भी नहीं एंड स्टेट में भी नहीं होता, राज्य सरकार में भी नहीं होता। देन आप ले लो एग्जाम्पल डिफरेंट गवर्नमेंट का, दैट इज फेडरल सिस्टम, ठीक है। पावर इज शेयर्ड बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इसमें 3 लेवल्स पे आपके होते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद फिर लोकल लेवल्स भी होते हैं, वो म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत एक्सेट्रा। तो ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपको लोकल लेवल आया था उसी टाइम पे, उसका आपको मेंशन इसमें दिखेगा 73rd एंड 74th में। नेक्स्ट डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। सेम, डेमोक्रेसी मतलब क्या, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल होल्ड द पावर। पावर किसके हाथ में होती है, जो वहाँ की जनता है उनके हाथ में होती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एज अ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया है कि डेमोक्रेसी, जैसे हमने पहले पढ़ा, डेमोस एंड क्रेटोस वर्ड से बना होता है, पीपल एंड रूल। ये मिलके क्या बना, रूल बाय पीपल, 2 तरीके से, क्या क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे और देखेंगे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर टू डिबेट एंड डेलिब्रेट ऑन ऑल मेजर इश्यूज। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे साथ आके डिबेट करते हैं जो भी मेजर इश्यूज होते हैं। पीपल रूल देमसेल्फ डिसाइड्स टेक डिसीजन ऑन लॉज ऑन देमसेल्फ। ये अपना सारा काम खुद करते, खुद रूल्स बनाते, खुद इलेक्ट करते, सारी चीजें, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हो ग्रीस एथेनियन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इन इंडिया द ग्राम सभा इज सच एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया में आप एग्जाम्पल ले सकते हो ग्राम सभा का, वहां पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला सिस्टम ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग टिपिकली बाय वोटिंग ऑन लॉज एंड पॉलिसीज। डायरेक्टली, क्योंकि देखो लेस पॉपुलेशन होता है तो लोग वहाँ पे वोट करके क्या होना चाहिए क्या नहीं वो डिसाइड कर लेते हैं। सिटीजन्स वोट डायरेक्टली इन द इलेक्शंस। ये मोर डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट होता है, लेस एफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में ही, स्विट्जरलैंड एंड एथेंस, ग्रीस, ठीक है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करते हैं थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन होता है एंड जो विनिंग अथॉरिटी रहती है वो बन जाते हैं रूलिंग बॉडी वहाँ पे रूल करने के लिए। गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दीज रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो भी सरकार चल रहा है वो यही रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होके आए हैं उनके द्वारा चल रहा है, ठीक है। पीपल कंट्रोल देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शन। अब 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं तो 5 साल में लोग देखेंगे, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सही से वर्क नहीं कर रहा है तो जो भी पावर है वो पीपल के हाथ में है कि अगले इलेक्शन में वो उसे ना वोट देकर उसे हराए, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज आर प्रैक्टिसिंग दिस मॉडल। बहुत सारी कंट्रीज है जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करती है। लिबरल डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, ठीक। In indirect democracy the people elect representative to make decisions on their behalf, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके बैठाते हैं लोकसभा राज्यसभा में ताकि वो उनके बेसिस पर या उनके बिहाफ के लिए डिसीजंस ले। सिटीजन्स वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स हु देन गो ऑन टू वोट ऑन इशूज, ठीक है। ये क्या होता है, ये थोड़ा लेस ट्रांसपेरेंट होता है एंड मोर एफिशिएंट होता है एंड कंट्रीज कौन फॉलो करती है, यूएसए एज वेल एज इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब होता है समाजवाद, ठीक है। ये क्लासलेस सोसाइटी होती है जिसे हम कह सकते हैं वर्ग विहीन समाज, ठीक है। सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट्स पब्लिक ओनरशिप एंड ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि अगर कोई एसेट है तो वो सभी का है, ठीक है। ऑपोज टू लिबरलिज्म, ये जस्ट लिबरलिज्म का उल्टा होता है एंड ये बिलीव करता है किसी भी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पे। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी का है तो वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है। द वर्ड सोशलिज्म फाइंड्स इट्स रूट इन द लैटिन वर्ड सोशियर। ये एक लैटिन वर्ड है सोशियर, उससे बना है, विच मीन्स टू कंबाइन और टू शेयर, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक है पब्लिक ओनरशिप, संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व कह सकते हैं इसको। सपोर्ट्स इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स एंड सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण पर आधारित होता है सोशलिज्म। बेस्ड ऑन कम्युनिटी एंड कोऑपरेशन, लोग साथ मिलकर सहयोग करके, समुदाय एवं सहयोग पर आधारित रहता है, कोई कंपटीशन नहीं होता किसी में इसमें। एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यहाँ पे केंद्रीकृत व्यवस्था होती है सोशलिज्म में, ठीक।
सोशल क्लास बेस्ड ऑन इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी बिल्कुल इक्वली सभी को इक्वली ट्रीट कर रही है, तो कैसी हो गई सोसाइटी, इगैलिटेरियन। अब सोशलिज्म के टाइप्स होते हैं यूटोपियन, डेमोक्रेटिक, फेबियन, इवोल्यूशनरी, गिल्ड सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो साइंटिफिक सोशलिज्म होगा, ठीक है, बाकी आप अभी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ सोशलिज्म के कुछ क्रिटिसिज्म्स होते हैं। ये मोर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन करने का आपको फ्रीडम नहीं है। लो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ स्टेट इज मोर देन द इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की जो वैल्यू है वो कम है एंड स्टेट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि स्टेट पे ज़्यादा बर्डन हो जाता है एंड जो एंटायर सिस्टम है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, जो भी अधिकार है किसी इंडिविजुअल पर्सन के, वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है लिबरलिज्म के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। लिबर मतलब होता है फ्रीडम या फ्री। सो फ्रीडम में क्या होता है, सॉरी लिबरलिज्म में क्या होता है, सोशल प्रोग्रेस को हम प्रमोट करते हैं मैक्सिमम इंटरडिपेंडेंस के द्वारा, सॉरी मैक्सिमम इंडिपेंडेंस के द्वारा, ठीक। अब देखो लिबरलिज्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनका नाम आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आएंगे फादर ऑफ लिबरलिज्म के बारे में हम देखेंगे, दैट इज जॉन लॉक। देन आते हैं आपके होब्स, जीन जैक्स रूसो, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, जॉन रॉल्स, हर्बर्ट स्पेंसर एंड टी.एच. ग्रीन, ये सारे प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं लिबरलिज्म के एंड अपने आंसर राइटिंग में इनका नाम मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो कि ये किस पे बिलीव करता है, बिलीव इन द वैल्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ अ पर्सन, पर्सन's willingness to believe in autonomy and believes in the person's goodness and his conscience, emphasis on personal freedom। लिबरलिज्म का मेन emphasis होता है पर्सनल फ्रीडम पे, the belief that the government that governs the least is the best। अब लिबरलिज्म में इनका ऐसा मानना है कि वो गवर्नमेंट जो सबसे कम गवर्न कर रही है वो बेस्ट गवर्नमेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट, अब सेंट्रल आइडिया देखेंगे लिबरलिज्म का सेंट्रल आइडिया क्या होता है। लिबरलिज्म का सेंट्रल आइडिया में सबसे पहले हम उनके पर्सन्स देखेंगे, सबसे पहले जो लोग हैं वहां के जो व्यक्ति हैं, ठीक। देन फ्रीडम स्वतंत्रता, रैशनल विवेक, इक्वालिटी एंड टॉलरेंस। यहाँ पे जो नेम्स दिए गए हैं ये डिफरेंट थिंकर्स के लिए दिए गए हैं, जैसे जॉन लॉक है, इमैनुअल कैंट है, जे.एस. मिल है, टी.एच. ग्रीन है, लॉस्की है, जॉन रॉल्स है, मिल्हन है, जे.एस. मिल एंड जॉन लॉक। जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिबरलिज्म के तीन फॉर्म्स आप कह सकते हो। एक होता है ट्रेडिशनल लिबरलिज्म जिनके ये है थिंकर्स, जॉन लॉक, हॉब्स, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम। देन मॉडर्न लिबरलिज्म जिसमें आते हैं आपके जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन एंड हॉबहाउस। एंड थर्ड इज कॉन्टेम्प्रेरी लिबरलिज्म जिसमें मिल्टन फ्रेडमैन, हेक एंड रॉबर्ट नॉजिक आते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिशनल लिबरलिज्म जो है उसे ही डिफरेंट नेम से जाना जाता है, सो आप कंफ्यूज मत होना। दैट इज क्लासिकल लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म, इंडिविजुअल लिबरलिज्म, अर्ली लिबरलिज्म, इंटीग्रेटेड लिबरलिज्म एंड नॉन इंटरवेंशन लिबरलिज्म, ठीक है। अब देखो लिबरलिज्म हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ये दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज लिबर्टी एंड इज्म। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इज्म मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजी, किसी भी बात के आगे इज्म लग जाए दैट इज नोन एज इट्स आइडियोलॉजी। लिबर्टी मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑल दीज कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब किसी भी बंधन से आपको छुटकारा, ठीक है। लिबर्टी एक लैटिन वर्ड है, लिबर जिसका मतलब होता है क्लास ऑफ फ्री पीपल, इसका मतलब फ्रीडम। Liberalism means freedom from the authority of the government in the affairs of the individual। Liberalism मतलब आपको full freedom है गवर्नमेंट की अथॉरिटी से एज अ इंडिविजुअल। लिबरलिज्म मीन्स एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी इन द मैटर रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। अब हम यहाँ देखेंगे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो बहुत सारे थिंकर्स के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले हम डेविड जी स्मिथ के लाइंस पढ़ेंगे। इट इज द बिलीफ इन द कमिटमेंट टू अ सेट ऑफ मेथड एंड पॉलिसीज दैट हैव एज देयर कॉमन एम ग्रेटर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल मैन। सार्टरी का कहना है कि वेरी सिंपल, लिबरलिज्म इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, जुडिशियल डिफेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स। एंड अब देखो पिलर क्या है लिबरलिज्म का, पिलर है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम द टायरनी ऑफ द गवर्नमेंट। लिबरलिज्म thus opens doors for rising middle class। लिबरलिज्म
क्या कहते हैं, दरवाजे खोलता है किसके लिए, जो भी मिडिल क्लास अभी राइज कर रही है, जो अभी अब तक वो दबी हुई थी अब वो राइज कर रही है, मिडिल क्लास दैट वाज प्रीवियसली आउट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहले के टाइम पे जो भी अगर आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे जो भी रिच जो भी वेल्दियर पीपल होते थे वो वहाँ पे रहते थे, बट अब जो भी मिडिल क्लास है वो राइज कर रहा है। तो ये लिबरलिज्म के जो भी आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले थिंकर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि लिबरलिज्म opens the door for the rising middle class। नेक्स्ट, लिबरलिज्म के कोर थीम्स है ये। सबसे पहला इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, रीजन, जस्टिस एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस या टॉलरेशन आप कह सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म मतलब ये इंडिविजुअल क्या होता है, किसी भी एनालिसिस का सेंट्रल यूनिट होता है। अब किसी इंडिविजुअल के पास पूरी ऑटोनॉमी है ताकि वो अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके, अपने मैक्सिमम एक्सटेंट जो उसका पॉसिबल है वहां तक जाके अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके, ठीक है। फ्रीडम मतलब ये एक यूनिफाइंग फोर्स ऑफ द एंटायर लिबरल आइडियोलॉजी है। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम इज द मीन्स टू द एंड्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो यू आर फ्री, ठीक है। जेएस मिल का कहना है, ये टर्म करते हैं इसे हार्म प्रिंसिपल कहते हैं, किसको, लिबरलिज्म को, वेयर द लिबर्टी ऑफ वन पर्सन डज नॉट हार्म द लिबर्टी ऑफ एनीवन एल्स। अब आपको अगर समानता है, अगर आपको फ्रीडम है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी और के लिबर्टी को आप हार्म कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कहना है किसका, जेएस मिल का, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने जो भी एक्शन है हमारे एज अ इंडिविजुअल उसे दो भाग में डिवाइड किया है, दैट इज सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग में होते हैं दीज एक्शंस अलाउज द इंडिविजुअल टू एंजॉय एब्सोल्यूट फ्रीडम, आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप उसे एंजॉय कर रहे हो, ये वो एक्शंस होते हैं। एंड अदर रिगार्डिंग मतलब अदर दीज एक्शंस कैन रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर और डू देम डैमेज, ये आपके वो एक्शंस होते हैं या किसी के फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है या तो उसे डैमेज करता है, ठीक। नेक्स्ट, अब आइजा बर्लिन ने लिबर्टी को दो भाग में डिवाइड किया, नेगेटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं, एंड पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबरलिज्म। इट डिनोट्स एन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्ट्रेंट्स, नेगेटिव लिबर्टी में होता है ये। एन इंडिविजुअल इज टू बी लेफ्ट अलोन, इंडिविजुअल को छोड़ देना चाहिए, एंड वो खुद एबल होना चाहिए कि उसे कैसे एक्ट करना है, ठीक है। एंड पॉजिटिव में होता है कि इट रिप्रेजेंट्स वन इज ऑटोनॉमस और वन ओन मास्टर, ठीक है। आप ऑटोनॉमस हो, आपके ऊपर कोई बॉडी नहीं है, कोई आपको गाइड नहीं कर रहा, आप अपने मास्टर खुद हो, आप अपने एक्शंस के मास्टर खुद हो, ठीक। एन इंडिविजुअल हैज द लिबर्टी टू डेवलप हिज स्किल्स, अब किसी इंडिविजुअल के पास वैसी लिबर्टी है, वैसी फ्रीडम है कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करो, अपने टैलेंट को डेवलप करो एंड आप वो अचीव करो, जो आपका जो फुलेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल है आप उसको अचीव करो, ठीक। लिबरलिज्म पॉजिटिव होता हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जिसे हम क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं, एंड एक होता है न्यू लिबरलिज्म, ठीक। नेगेटिव लिबरलिज्म के ये है थिंकर्स जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, एडम स्मिथ। अब देखो, फादर ऑफ लिबरलिज्म है जॉन लॉक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है जेरेमी बेंथम, एंड फादर ऑफ अनार्किज्म है फ्रेंचमैन पियरे एंड जोसेफ प्रूडॉन। लिबरलिज्म के तीन टाइप्स हमने देखा, क्लासिकल, मॉडर्न एंड कॉन्टेम्पररी, ठीक है। अब कोई स्टेट वेलफेयर स्टेट कैसे कहलाता है, वो तीन चीज प्रोवाइड करता है तभी कहलाता है, हेल्थ, सैनिटेशन एज वेल एज एजुकेशन, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि लिबरलिज्म वही है जहाँ पे स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस है, स्टेट एक मॉरल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क कर रहा है एंड फ्रीडम सभी को मिला हुआ है अपने एक्शंस को परफॉर्म करने का। लेजिस फेरे मतलब क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फिलोसफी है, ठीक है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फिलोसफी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, पार्ट 2 भी कंप्लीटेड है, बहुत जल्दी मैं पार्ट 3 लाऊंगी जिसमें वो शॉर्ट नोट्स वाले जो टॉपिक होते हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू।